Dear students, welcome to another practical session of Introduction to Computer and Social Media class. Today we are going to start a new series that will last at least for 4 parts. The topic is creating a website and blog using WordPress. So this is the first part, and in this part we are going to see how to set up WordPress for a fresh project. For this we will use our fresh installation, and we will delete all the junk posts or junk pages from the default pages from the WordPress. We will delete all the already installed plugins, so we can install all the plugins we will need ourselves, and there will be no extra junk or piled up stuff in that. Next we will see what is the page builder, what is its importance, and we will install Elementor page builder, one of the best for the WordPress. Then we are going to install Astra theme, one of the fastest and most robust theme for WordPress. So let's start our practical work. Okay students, हम अपना वेबसाइट क्रिएट करना शुरू करते हैं वर्डप्रेस में. वी हैव gone through from all the options available on a desktop. Now we are going to create our website. So here I have a brand new installation of WordPress. वो जो मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा. जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, it is advised to have a ब्रांड न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन. और मैंने लोकल होस्ट पे नई इंस्टॉलेशन की है, और पहले लास्ट वन थी फर्स्ट साइट जो कि अब मैं नहीं यूज़ कर रहा. अब मेरे पास ब्रांड न्यू इंस्टॉलेशन है SMM. इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, सो गो देयर इफ़ यू स्टिल डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल अ वर्डप्रेस. you should be able to install it in on a hosting or in local environment. तो ये मैंने local environment में एक brand new host किया जो हमारे default theme के साथ है, ठीक है. और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरी C ड्राइव है. C ड्राइव में XAMPP के अंदर मैंने htdocs में, जिधर ये मैंने फर्स्ट साइट की इंस्टॉलेशन आपको दिखाई थी, वहाँ पे एक नया फोल्डर अब बना लिया है SMM. तो हमारे जितने प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे वो सारे htdocs के फोल्डर में बनेंगे. तो ये मेरी वर्डप्रेस की वो SMM के नाम से एक नई वेबसाइट है जो कि इस वक्त ये नज़र आ रही है, और उस वेबसाइट का टाइटल मैंने रखा हुआ है अभी सोशल. तो इस एग्जांपल में हम एक वेबसाइट बनाएंगे जो सोशल मीडिया की कुछ सर्विसेज शायद प्रोवाइड करती हो और सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स होस्ट कर सकती है. तो अब इसके अंदर इसकी जो भी ये ब्रांड न्यू वेबसाइट है, कुछ नहीं किया, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है. लेट्स मूव टू इट्स बैकएंड. एडमिन जो एंड है, और वो हमें करना होता है wp-admin के ज़रिए. तो ये हम अपने एडमिन पैनल में आ गए. ये डैशबोर्ड हम प्रीवियस लेक्चर्स में सारी तकरीबन चीज़ें किसी ना किसी हद तक डिस्कस कर चुके हैं. अब वो उस डिस्कशन की बेस पे जो हमारा नॉलेज है, हम अपना वो स्टेप्स अब सीखेंगे कि जो एक नई इंस्टॉलेशन से आगे आप लोगों ने उसको यूज़ करना है, और कोई भी प्रोजेक्ट वर्डप्रेस में बनाना है तो उसको आपने करना है. तो कुछ चीज़ें जो मैंने पहले भी बताई थी कि इधर हम बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जो शायद हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. तो सबसे पहले तो ये वेलकम मैसेज को डिसमिस करते हैं ताकि हमारा डैशबोर्ड थोड़ा क्लीन हो. उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ स्क्रीन ऑप्शंस पे. स्क्रीन ऑप्शंस में फ़िलहाल मैं वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ को डिसेबल कर देता हूँ. तो एक चीज़ और यहाँ से ख़त्म हो गई. उसके अलावा मैं क्विक ड्राफ्ट को डिसेबल कर देता हूँ, ये एक चीज़ और ख़त्म हो गई. और एक्टिविटीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल उठा के मैं जो ये जगह खाली बनी इधर ले आता हूँ, तो हमारा ये थोड़ा सा क्लीन नज़र आने लग पड़ा. सबसे पहले तो आप अपना डैशबोर्ड थोड़ा अच्छा करेंगे. इवन ये मैं एक्टिविटीज़ को भी फ्यूचर में यहाँ से ख़त्म कर दूँगा बाय क्लिकिंग दिस. जब आपको चाहिए हो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में शायद मैं इसको भी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि इधर हमारी अभी और बहुत सारी चीज़ें आनी हैं. हमारे जो प्लगइन्स इंस्टॉल होने हैं, हमारे एलिमेंटोर, एस्ट्रा थीम, और दूसरी कुछ चीज़ें वो हमें गूगल एनालिटिक्स हम डालेंगे, जो हमारी साइट की गूगल से रिलेटेड हमारी सर्च
रैंकिंग और जो भी गूगल से रिलेटेड, वो गूगल एनालिटिक्स को जब हम डिस्कस करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, वो प्लगइन हम डालेंगे। तो वो जब इधर और बहुत सारे प्लगइन आएंगे तो हम शायद ये एक्टिविटीज़ का भी ख़त्म कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया, स्क्रीन ऑप्शंस को ऊपर करते हैं। नेक्स्ट अब हमने पोस्ट पे क्लिक करना है, और ये जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट /SMM, जो हमारी ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप्स के अंदर जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो इस डिफ़ॉल्ट पोस्ट को हम मूव टू ट्रैश कर रहे हैं। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो ये हमारी ट्रैश में चलेगी। यहाँ पे अब इस वक्त हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो नथिंग हेयर, ये हमारी खाली होगी वेबसाइट, यहाँ से पोस्ट है। तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट को इवन आप लोग ट्रैश में जाके ट्रैश को भी एम्प्टी कर लेंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। पेजेस, एक पेज होता है सैम्पल पेज, उसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज को भी, क्योंकि इसको बाद में हम शायद खुद लिखें अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को, और इनको हम करते हैं मूव टू ट्रैश। और ये हमारे पेज भी, जो सैम्पल पेज था वो सारा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ट्रैश में जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हैं, और मैं एम्प्टी ट्रैश कर देता हूँ। इसी तरह अगर पोस्ट के अंदर भी हम जाएंगे तो यहाँ पे ट्रैश में एक पोस्ट पड़ी है, ये अलग-अलग ट्रैश है सारों का, तो मैं एम्प्टी ट्रैश, मुझे ये पोस्ट दोबारा नहीं चाहिए। तो बेसिकली कोई गलती से चीज़ डिलीट हो जाए तो ट्रैश आपको ऑप्शन देता है उसको रिस्टोर करने की, तो ये तो हमने ऑन पर्पस किया है। तो कमेंट्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए होंगे, वो पोस्ट के साथ एक सैम्पल कमेंट भी था, अगर नहीं डिलीट हुआ तो उसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ठीक है, तो प्लगइन्स में आए अब हम। ये प्लगइन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम इनको अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल करेंगे। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट प्लगइन इंस्टॉल हुए में हैं वो डिलीट करने लगा हूँ, उनको भी मैं अनइंस्टॉल करूँगा, डिलीट। ठीक है, अप्लाई करें। हम लेटेस्ट वर्जन इनके इंस्टॉल करेंगे, तो वो जो हमें यहाँ पे एक मैसेज भी आ रहा था कि वो आपके जो प्लगइन्स हैं नीडेड टू बी अपडेटेड, वो मैसेज भी हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हमने प्लगइन्स को भी, ये हमारे पास नो प्लगइन करंटली, तो हम खुद से सारा कुछ बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इसको ब्लैंक पेज बना रहे हैं, बिल्कुल बेयर बोन पे ला रहे हैं, ताकि हर चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर ऐड कर सकें। ठीक है, बाकी जाके देखेंगे यूज़र्स, तो यूज़र सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है, अभी कोई यूज़र नहीं है और ना हमने भी ऐड करना है। फिर हम सेटिंग्स में आएंगे, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साइट टाइटल अभी इसको यही रहने देते हैं। टैगलाइन को मैं चेंज करता हूँ, जस्ट अनदर वर्डप्रेस के लिए। ऑब्वियसली जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया होगा, उनकी अपनी कोई टैगलाइन होगी, या अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो अपने कोई टैगलाइन सोची होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी जो मैंने तो कोई यानी कि प्रोजेक्ट सिर्फ सिखाने के लिए, तो मैंने कोई पहले से नहीं थिंक की, तो वी मेंटेन योर इंटरनेट एग्जिस्टेंस, इस तरह ये जस्ट मेरे जहन में अभी आई है और मैंने इसको लिख दिया कि हम कोई ऐसी कंपनी है जो लोगों को सोशल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लिख दिया है। ये आपकी साइट का इस वक्त साइट एड्रेस आ रहा है क्योंकि लोकल है। अच्छा, ईमेल इधर लोकल होस्ट के लिए भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि समटाइम्स हम लोकल होस्ट पे भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो अगर मैंने पासवर्ड भूल जाऊँ और मैं दोबारा लॉगिन ना कर सकूँ, तो मैं उसको जब रीसेट पासवर्ड की रिक्वेस्ट करूँगा तो वो मेरे ईमेल के ऊपर वो रीसेट का लिंक भेजेंगे। तो इसलिए एक प्रॉपर ईमेल दें। और अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल आना है, उस एडमिनिस्ट्रेटर का जिसको आपने ये साइट बना के दे देनी है। मसलन अगर आप एक कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली एट द एंड उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर का
ईमेल एड्रेस आएगा, आप उनसे पूछेंगे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ईमेल रखना चाहते हैं। लेकिन ये तब करेंगे जब आप डिलीवर करने लगेंगे। बिफोर डिलीवरी इधर अपना ईमेल रखें, ताकि अगर आपको कोई भी चीज़ें चेंज करनी पड़े या कोई मसला हो और ईमेल कम्युनिकेशन या सेटअप ईमेल हो तो वो आपके ईमेल में आकर आपको जल्दी रिस्पॉन्ड करें। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी का ईमेल इधर पहले ही डाल देंगे जिसको आपने ये साइट बना के एक्चुअली देनी है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी आपको अपनी उस ईमेल का पासवर्ड नहीं देगी, ठीक है, वो उनका पर्सनल किसी एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल होगा। तो अगर सेटअप के दौरान कोई एक दो वो हमने लिंक्स क्लिक करने हो जो उस ईमेल में आए, कंफर्मेशन लिंक्स स्पेशली, तो फिर हमें पहले उनको फ़ोन करना पड़ेगा, जी आपको एक लिंक आया हुआ है, काइंडली उसको क्लिक करें, फिर उसके रिस्पॉन्ड पे अगर कोई रिप्लाई आया, कोई कोड आया, वो मुझे बताएं, मैं एंटर करूं। तो इस तरह की हैजल से बचने के लिए ड्यूरिंग डेवलपमेंट आप इधर अपना ईमेल लिखें, पर्सनल ईमेल लिखें, ताकि कोई भी चीज़ें जो फौरी चाहिए हो वो आपकी ईमेल में आए। जब आप कंप्लीट कर लें और उनको वहाँ पे जिधर आपने ये होस्ट करनी है होस्ट कर दें साइट, और अपनी जो भी बिज़नेस आपका उनके साथ डील थी वो कंप्लीट हो जाए, तो ये फिर उनका ईमेल दें यहाँ पे और वो फिर उसको यूज़ करते हैं। तो इनिशियली ऑब्वियसली आप अपना ईमेल रखेंगे। एनीवन कैन रजिस्टर, जब आपने सब्सक्रिप्शन ऑन करनी है कि लोग आपकी साइट पे रजिस्टर कर सकें, इसको सिर्फ तब भी क्लिक करें। अभी मैं इसको डिसेबल ही रहने दूंगा, इसीलिए उसका नीचे वाला भी हमें मैटर नहीं करता। जब हम इसको इनेबल करेंगे तो ये हम उसको देखेंगे कि सब्सक्राइबर होगा या क्या होगा। साइट लैंग्वेज, टाइम जोन अगर आपने चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट है 0, तो अभी मुझे नहीं पता है किस मुल्क के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसको नहीं रखता। अगर वो यूनिवर्सल है तो उसको 0 पे ही रहने दें। उसके अलावा डेट फॉर्मेट वगैरह और टाइम फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं स्पेसिफिक तो वो कर लें। अभी तक जो मैंने चेंजेस की हैं, ठीक है, वो टैगलाइन है, मैं उन चेंजेस को सेव कर लेता हूँ। तो ये जर्नल की फर्स्ट सेटिंग हो गई। फिर हम आते हैं राइटिंग पे। जर्नल में राइटिंग में अभी हमारे पास एक ही कैटेगरी आ रही है, अनकैटेगराइज डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी के। पोस्ट जब कोई भी क्रिएट हो वो किस कैटेगरी में जाए, तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ही कैटेगरी है। लेट्स चेंज दिस कैटेगरीज नेम। तो अगर मैं कैटेगरीज का आपको याद हो तो पोस्ट के अंदर कैटेगरीज थी, तो ये पोस्ट के ऊपर होवर किया, ये कैटेगरीज में आए, तो ये इसको मैं जाके एडिट पे क्लिक करता हूँ और अनकैटेगराइज को मैं कह देता हूँ ब्लॉग। तो वैसे तो हम एक कंप्लीट साइट बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ सोशल मीडिया की सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस साइट पे एक ब्लॉग भी होगा, ब्लॉग की कैटेगरी, और उसको मैं स्लग भी देता हूँ। ब्लॉग स्लग का मतलब है मेरी साइट का नाम, फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट /SMM/ ये ब्लॉग लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो मैं ये अपडेट कर देता हूँ कैटेगरी का। ऐड न्यू कैटेगरीज भी इधर से हम कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। जब हम साइट कंप्लीट करने लगेंगे तो हम करेंगे। अब दोबारा सेटिंग्स में आके देखते हैं राइटिंग के अंदर, तो ये एक ही कैटेगरी है। यहाँ पे हमारे पास अगर और कैटेगरीज भी होती तो वो पूछता कि उनमें से कौन सी को डिफ़ॉल्ट रखना है, तो फ़िलहाल है ये एक, इसीलिए उसी को डिफ़ॉल्ट रखेंगे। पोस्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट पोस्ट रखते हैं, ठीक है। पोस्ट वाया ईमेल, ये थोड़ा सा एडवांस यूज़र्स के लिए है कि आप ईमेल के ज़रिए अगर पोस्ट सेंड करें और वो यहाँ पे पोस्ट हो जाए एज एडमिन, तो उसकी कुछ सेटिंग है, इसको मैं फ़िलहाल लीव कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट किसी वक्त पे रख लेते हैं, ठीक है। और इस वक्त इसके ऊपर यही करना है। इसको राइटिंग वाले को भी सेव करते हैं। फिर हम आते हैं रीडिंग पे। रीडिंग में वो हमसे पूछ रहा है कि ब्लॉग पेज इस जो है वो कितनी पोस्ट शो करें, यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 100+ पोस्ट हैं तो पर पेज कितनी पोस्ट शो करे, 10, 20, 15, और फिर नीचे नेक्स्ट का बटन हो। तो इसको फ़िलहाल मैं 10 रहने देता हूँ, ये आपकी चॉइस है, आप इसको ज़्यादा रखना चाहते हैं। फिर ये एक और चीज़ होती है फीड्स, ये इसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगा। अगर आपने देखना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये हमारी साइट है लोकल होस्ट /SMM/feed लिख के एंटर करें तो ये आपको ये कुछ फीड्स शो करेगा। ये ज़रा और RSS फीड्स होती हैं, इसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे, या फ़िलहाल ये आपकी ज़रूरत नहीं है। तो कितनी फीड्स, तो इधर ये 2 फीड्स शो कर रहा है, तो वो कह रहा है कितनी फीड्स शो करे, अभी इसको 10 पे रहने दें।
ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी पोस्ट्स जो 10 पोस्ट शो होनी है एक पेज पे, वो फुल पोस्ट के तौर पे शो हों या वो समरी के तौर पे हों, मैं इसको समरी कर रहा हूँ। अगर तो आपकी पोस्ट वो वाली हमने शुरू में पढ़ा था कि हम 150 वर्ड्स की पोस्ट भी हो सकती है, 200 की भी हो सकती है, 400 की भी हो सकती है, इससे बड़ी हमने कहा था रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर तो आपकी पोस्ट कोई 150 200 के दरमियान है तो आप फुल टेक्स्ट पे भी रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 200-250 से टॉप जाती है तो समरी कर दें ताकि वो 4-5 लाइनें शो करे और नीचे रीड मोर का आए, जिसने वो कंप्लीट पढ़नी है वो क्लिक करके उस पोस्ट पेज पे चला जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ ये होगा कि वो हमारे पास और वो नीचे उसके दूसरी पोस्ट शुरू हो जाएगी। तो 10 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर 10 की 10 पोस्ट एक पेज पे सारी तो आपका पेज बड़ा बुरा सा लगेगा, लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको समरी पे रखता हूँ, इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह रखना है। सर्च इंजन विजिबिलिटी, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारी साइट्स को सर्च इंजन विजिबल हो, हमारी साइट्स को सर्च कर सकें, तो इसको अनचेक रखना है। ये बहुत रेयर सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे कोई पब्लिक को हम अवॉइड करते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिस पे सिर्फ चंद लोगों को हमने बताना है और वही लोग उस पर कम्युनिकेट करें, तो फिर हम इस तरह करते हैं। तो रीडिंग की चेंजेस को सेव कर लें। नेक्स्ट डिस्कशन। डिस्कशन बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कमेंट्स। हमने इम्पोर्टेंस देखी थी स्पेशली ब्लॉग्स में कमेंट्स की, ठीक है। तो लेकिन जब हम डेवलप फिलहाल कर रहे हैं तो इसको मैं सारे को अनचेक करता हूँ। उसकी रीज़न है कि कमेंट्स के अंदर हमने ये भी देखा था स्पैम को अवॉइड करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब तक हम कोई स्पैम को अवॉइड करने का टूल इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको अनचेक ही रखेंगे, हम कमेंट्स ले लेंगे। तो टूल को या तो इम्प्लीमेंट करें या फिर वर्डप्रेस की यानी कि स्पैम चेकर को करें, या फिर हमारे पास प्लगइन्स आते हैं जो सिर्फ कमेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो फिर हम ये वाले डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के कमेंट्स को नहीं यूज़ करते, हम उन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वो आप खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस के प्लगइन्स को वर्डप्रेस की कमेंटिंग सिस्टम को ही यूज़ करना है तो फ्यूचर में आप आके इनको पढ़ के एक एक चीज़ को आपने अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना। और फिर कोई जिस तरह भी एक टूल है था हमने अनइंस्टॉल किया है, वो बेसिकली कमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए है। तो वो टूल्स आप कमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए हम इस पर डालेंगे, तो तब हम कमेंट्स को अलाउ करेंगे। फ़िलहाल हमने कमेंट्स को डिसेबल कर दिया, ठीक है। तो ये अभी इसके लिए इतना ही आप समझे। उसके बाद यहाँ पे मीडिया के अंदर थंबनेल साइज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको 80 में कर दें कि थंबनेल इमेजेस मिनिमम 80 पिक्सल बाय 80 पिक्सल के भी हों, बाकी को आप इसी तरह रहने दें। सेव चेंजेस, अगर आपको 150 पे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं थंबनेल्स, अगर आपको सूट करते हैं तो इट्स अप टू यू, ठीक है। ये सिर्फ मैं अपनी प्रेफरेंसेस बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोग चीज़ें काम करना सीखेंगे तो आपको ये काम करना आपको समझ आना शुरू होगा और आपको आपकी अपनी प्रेफरेंसेस बनती जाएगी। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये परमा लिंक्स है, ये हमने प्रीवियसली शायद डिस्कस नहीं किया। परमा लिंक्स के अंदर आपने मैं रिकमेंड करूँगा आप पोस्ट नेम को सिलेक्ट करने। बेसिकली परमा लिंक्स होता क्या है कि प्लेन का मतलब है जब आपकी कोई भी पेज खुलेगा तो वो आपने कई वेबसाइट्स का देखा होगा, जब ऊपर लिंक बनता है तो वो कुछ इस तरह का होता है, उसके अंदर कुछ इस तरह के साइन सिंबल्स और नंबर्स यूज़ होते हैं। ये कोई वेब की अपनी HTTP की अपनी ट्रांसलेशन होती है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। फिर दूसरी ऑप्शन वो दे रहा है डेट और नेम के साथ आपका जो भी पोस्ट हो वो आगे पोस्ट का के साथ डेट हो और उसका पोस्ट का नाम हो। तो सबसे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है वो जो भी आपकी साइट का नाम हो, ठीक है, यहाँ तक आपकी साइट का नाम है, आगे वो पोस्ट का नाम हो। तो मैं तो इसको रिकमेंड करता हूँ पोस्ट नेम को। अदरवाइज आपके पास ये कस्टम के अंदर बड़ी अच्छी मज़ेदार ऑप्शंस हैं, अगर आप उस तरह अप्लाई करना चाहें। फॉर एग्जांपल कस्टम में जाते हैं तो मैं कहता हूँ जी इसको मैं नीचे मेरे पास ऑप्शंस दे रहा है कस्टम में कि ये मेरी साइट है इधर से लेके इधर तक, मसलन xyz.com इधर तक ख़त्म होगी। फ्रंट स्लैश के बाद मैं कहता हूँ जी जो हमारे पास ऑथर का नाम है वो आए और उसके बाद पोस्ट का नाम आए। तो अब ये क्या बन जाएगा, xyz.com ऑथर्स नेम, मसलन एडमिन ने पोस्ट की है xyz.com /admin/ जो भी पोस्ट का नाम है। तो अगर दो चीज़ें आपने यूज़ करनी है या डेट
टाइम के साथ भी हो सकता है, और इस तरह तो आप कस्टम स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये करें कि इसको पोस्ट नेम के साथ कर दें जो सबसे सिंपल है और सर्च इंजन फ्रेंडली है, कि xyz.com/ जो भी पोस्ट का हमने स्लग सेलेक्ट किया, जो ऊपर जिस तरह हमने ब्लॉग लिखा था तो वो ब्लॉग ही आएगा उसका। तो ये इसको ज़रूर कर दें, सेव चेंजेस करें। तो ये आपकी मिनिमम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो काम शुरू करने से पहले, जो वेबसाइट का डिज़ाइन करने से पहले आपने कंपल्सरी करनी है। कि जी अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी कि इधर हमारे पास क्या, ये हमारे पास देयर इज़ नथिंग टू शो। अब नेक्स्ट हमने जो है कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। हमने इंस्टॉल करना है, ऐड अ न्यू प्लगइन पे क्लिक करें, हमने एलिमेंटोर पेज बिल्डर इंस्टॉल करना है। एलिमेंटोर इज़ अ पेज बिल्डर जो कि फ्री है टू यूज़। अब आप देखें कि ये कितनी पॉपुलर चीज़ है, 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो 5 मिलियन से ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन है। लास्ट अपडेटेड 2 days अगो। तो ये बहुत रिपीटेडली अपडेट होता है, कंपैटिबल विद योर वर्जन। तो इसको हमने इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल, और उसी टाइम में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा बेसिकली ये हमें क्यों चाहिए और ये हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करेगा। हमारे पास पोस्ट है जो ब्लॉग पोस्ट की तौर पे भी आ सकती हैं, और दूसरी पोस्ट भी हो सकती है, और पेजेस है। मेन 2 चीज़ें हैं जिनसे मिलके हमारे बनना है। और पोस्ट में मीडिया भी होगा, पेजेस में मीडिया होगा, लेकिन अभी तक हमने वर्डप्रेस में 2 चीज़ों को डिस्कस किया है जो हमने शो करनी है, जो हमने अपनी वेबसाइट पे डिलीवर करनी है, मेन पेजेस और पोस्ट्स। तो जो एलिमेंटोर है वो पेज बिल्डर है। लेट्स सी देयर वेबसाइट। मैं इसको गूगल करता हूँ और ये फर्स्ट लिंक जो है इसको ओपन करता हूँ, द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर। तो पेज बिल्डर या वेबसाइट बिल्डर का क्या मतलब है बेसिकली, कि ये जिस तरह ये एग्जांपल में दिखा रहे हैं कि ये एक पेज बिल्ड करना है, तो ये यहाँ से इसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें कि वो शो कर रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी जा रही है वो यहाँ पे फ्रंट एंड पे नज़र आ रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, कि जो आप देख रहे हैं वही रिजल्टिंग होगा। तो ये व्हाट यू सी व्हाट यू गेट वाला पेज बिल्डर है। ये हमें ड्रैग एंड ड्रॉप से और डायरेक्ट चीज़ों को चेंज करने से, क्लिक करके फ्रंट एंड चेंज करने में मदद करता है वेब एडमिन्स को। यूज़र्स के लिए नहीं है, ये साइट डिज़ाइनर्स के लिए। ठीक है, देयर आर मैनी पेज बिल्डर्स अवेलेबल, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है ये है। और द अमेजिंग थिंग कि इसका जो बेसिक वर्जन है वो फ्री है। इसका पेड वर्जन भी है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास फ्री है और इसमें ये सारी ऑप्शंस होंगी। अब पेड वर्जन का कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि उसमें और क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन जो काम हमने करना है वो हमारे लिए फ्री वर्जन के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो पेज बिल्डर अगेन थोड़ा सा पेज को और पोस्ट को समझाऊंगा। आपकी वेबसाइट पे जो कुछ भी आपको नज़र आता है वो वेब पेजेस में होता है, चाहे पोस्ट भी हो। अगर ब्लॉग पोस्ट भी है तो पोस्ट किसी पेज का हिस्सा है। ठीक है, किसी पेज पे शो हो रही है, और हर पेज का डिज़ाइन डिफरेंट होता है। वो किसी होम पेज का, एक ही वेबसाइट के होम पेज का डिज़ाइन कुछ और होगा, उसके गैलरी पेज का डिज़ाइन कुछ और होगा, और उसकी अबाउट अस पेज का डिज़ाइन कुछ और होगा, प्रोडक्ट पेज का डिज़ाइन कुछ और होगा। ठीक है, तो अब वो डिज़ाइन किस तरह करने हैं हमने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने गूगल सर्च किया डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस ऑन अ वेब, तो ये होस्ट गेटर का एक आर्टिकल आ गया, इसको ओपन करते हैं। तो उसके अलावा देखते हैं नीचे भी और कोई आर्टिकल्स होंगे। 16 बेसिक टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, होस्ट गेटर का हमारे पास आ गया। 5 पेजेस एवरी वेबसाइट नीड्स। होस्ट गेटर बेसिकली होस्टिंग कंपनी है, ऑब्वियसली हम उनसे नहीं परचेज कर रहे होस्टिंग, लेकिन नॉलेज हम ले सकते हैं। वो कह रहा है कि हर वेबसाइट के अंदर ये 5 पेजेस ज़रूर होते हैं या होने चाहिए। एक होम पेज,
और वो कुछ होम पेज के नीचे प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। ये अब मैं तो नहीं रीड करूँगा, लेकिन आप अबाउट पेज उसकी वो प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के पेजेस, यानी कि जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं उसका पेज, तो ये उसकी एग्जांपल है, ये प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, ब्लॉग का पेज, ठीक है, तो ब्लॉगिंग के लिए आप यूं भी पेज बना सकते हैं और ऊपर नीचे भी पोस्ट आ, और कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो ये तो मिनिमम हर एक के पास होने चाहिए। तो इनकी टिप्स भी हैं। और यहाँ पे हमने एक और आर्टिकल खोला, गूगल किया आपके सामने, वेब डिज़ाइन 16 बेसिक टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। अब इसने 16 टाइप्स लिखी हैं। पॉइंट ये है कि ये 16 के 16 हर वेबसाइट पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने देखना है कि इनमें से कौन सी आप बना रहे हैं और उसके बारे में इसने टिप्स दी हुई हैं। ये अगर आप आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे तो ये पहले ही उसने कहा जी होम पेज होना चाहिए। अब होम पेज के ऊपर वो सर्च फील्ड की इंपॉर्टेंस बता रहा है, और इस तरह जो कुछ भी होना चाहिए होम पेज पे, अगर वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो क्या होनी चाहिए चीज़ें, तो वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। इधर उसने ये वीडियो भी एक एम्बेड की है होम पेज के बारे में। इसी तरह नेक्स्ट वो फीड पेज के बारे में बता रहा है, मेन्यू पेज के बारे में। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक का वेबसाइट के अंदर ये हर पेज हो, लेकिन जो पेज भी आपने बनाना है उसके बारे में यहाँ पे बड़ी अच्छी टिप्स लिखी हैं ये ब्लॉग्स में। रजिस्ट्रेशन पेज, एरर का पेज किस तरह होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में भी इसने लिखा है। ब्लॉग के पेज की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस की हुई, आगे लिंक भी दिया हुआ है। तो ये यहाँ यूँ आपको गूगल से डिफरेंट पेजेस के स्टाइल्स मिलते हैं, डिज़ाइंस मिलते हैं। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी पेज की कोई पेज खोल लेते हैं हम, ये एक वेबसाइट है, एंटर साइट करते हैं कि ये एक इंटीरियर डेकोरेटर की वेबसाइट है जो इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। जब हम उनकी साइट पे गए तो होम पेज पे आए, तो ये एक होम पेज का डिज़ाइन है। ठीक है, ये ऊपर एक आपको बड़ा सा इमेज नज़र आ रहा है, उस इमेज से ऊपर उनका मेन्यू बार है और इमेज के बाहर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये डिज़ाइन है। टेक्स्ट के बाद एक लाइन डली हुई है, उस लाइन के बाद फिर कुछ हेडिंग है और हेडिंग के बाद 2 कॉलम्स शुरू हो गए। ठीक है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा है। तो ये पेज का, होम पेज का इनका डिज़ाइन है। फिर नीचे पोर्टफोलियो, जो ये पोर्टफोलियो वाला पार्ट है इसको हम गैलरी डिज़ाइन कहते हैं, जिसमें ये इमेजेस इस तरह ग्रिड की सूरत में नज़र आते हैं। ग्रिड भी कहते हैं और गैलरी भी कहते हैं। तो गैलरी है, फिर उसके नीचे उसकी अबाउट का है। तो ये बड़ा एक यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव या एक बड़ा वाला होम पेज है। समटाइम्स आपके डिज़ाइन की नीड होती है, आप बड़ा ब्रीफ और छोटा सा होम पेज बनाते हैं। तो इट्स अप टू द डिज़ाइन आइडिया। तो होम पेज के बाद आप मसलन सर्विसेज पे हम चले जाते हैं। तो अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा पेज का स्टाइल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। इसके अंदर उसने 2 कॉलम्स रखे हैं, ठीक है, और उसने अपनी सर्विसेज लिख दी हैं। पोर्टफोलियो में जाते हैं जिसमें वो अपने पिछले कामों को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये उसके पोर्टफोलियो का। तो आप देखें एक ही वेबसाइट पे इसमें ये 2-2 इमेजेस पैरेलल लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे थोड़े छोटे 3 इमेजेस हैं, फिर ये 3 इमेजेस हैं। तो ये किसी को भी मैं क्लिक करूँगा तो वो उसकी डिटेल हमारे पास ओपन हो सकती। तो पॉइंट ये है कि हर वेबसाइट पे एक उसका होम पेज होता है, एक पेज को हम कैटेगरी पेज कहते हैं। ये पोर्टफोलियो जो है ये बेसिकली कैटेगरी पेज है। एक पेज हमारा प्रोडक्ट पेज होता है। फिर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हम शॉपिंग साइट की बात करें, देखते हैं एडिडास की कोई भी, जस्ट आई एम टाइपिंग एडिडास की कोई ऑनलाइन शॉप की बात करें, ये मैं रैंडमली ओपन कर रहा हूँ विदाउट एनी प्रायर इसके ऊपर काम किए। तो ये हमारा होम पेज आ गया। ठीक है, वह होम पेज का डिज़ाइन देख लें आप। ऊपर एक मेन्यू है, मेन्यू के नीचे एक हमारे पास बड़ा सा इमेज है, उस इमेज पे भी लिंक्स हैं, मैन वुमेन, ठीक है। और उसके नीचे फिर हमारे पास गैलरी है कैटेगरीज की, शूज़ की, क्लोथिंग की। तो अगर मैं शूज़ पे चला जाऊँ तो शूज़ की कैटेगरी में आ जाऊँगा, तो ये कैटेगरी पेज आ गया है, ये गैलरी की सूरत में, यानी कि 1 2 3 4 इमेजेस हैं। तो ये सारा किस तरह डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये डिज़ाइन करने में कि एक इमेज पैरेलल होना चाहिए, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ऊपर नीचे इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, ये सारा डिज़ाइन करने में हमें एलिमेंटोर मदद करेगा ड्रैग एंड ड्रॉप से।
और इवन लाइंस को हम चेंज करेंगे। पेज डिज़ाइन में नीचे फुटर है, अगर मैं इसके अंदर से किसी भी चीज़ को क्लिक करता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को, तो अब जो पेज हमारे पास आया है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पेज। तो मिनिमम हमारे पास जो किसी भी साइट के पेजेस होते हैं, होम पेज है, फिर कैटेगरी पेज है, फिर उसका प्रोडक्ट पेज है। प्रोडक्ट पेज का डिज़ाइन अगेन उस प्रोडक्ट का अब इमेज बड़ा होगा और उस प्रोडक्ट की डिटेल राइट साइड में लिखी है। अब ये कितने पोर्शन में इमेज आना है, कितने पोर्शन में ये डिटेल आनी है, ये सारा, और नीचे जाना है तो नीचे ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन का पोर्शन है। ये सारे डिज़ाइन रिलेटेड, ये सारा डिज़ाइन हमें एलिमेंटोर करने में मदद करेगा, उसके पेज के पोर्शन बनाने में, पेज की डिविजन्स करने में, हर डिवीजन का साइज़ डिसाइड करने में। ये सारी चीज़ें यानी कि डिसाइड तो हमने खुद करना है, लेकिन हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप से बड़ा छोटा कर सकेंगे विदाउट डूइंग एनी कोडिंग। तो ये एलिमेंटोर की पावर है, इसीलिए उसको पेज बिल्डर कहते हैं कि वो हमें पेज बिल्ड करने में मदद करता है। तो ये एलिमेंटोर हमने इंस्टॉलेशन पे लगाया था बैकएंड पे। लेट्स सी वो इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक्टिवेट का ऑप्शन आ गई है। तो इसको मैं कर देता हूँ एक्टिवेट। वेलकम टू एलिमेंटोर। तो ये देखें यहाँ पे जो हमारा एक मेन्यू था, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, तो एक हमारे पास एडिशन होगी, उसको हम कहते हैं एलिमेंटोर। तो एलिमेंटोर का टैग भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसको हम यूज़ करेंगे पेजेस बिल्ड करने के, चाहे वो पोस्ट्स के लिए पेजेस हो, चाहे वो होम पेज के लिए पेज हो, चाहे वो कैटेगरी पेज के लिए हो। तो एलिमेंटोर की मदद से हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और इंस्टॉल करनी है। ये तो प्लगइन्स में हो गया। अब जो हमें चीज़ इंस्टॉल करनी है वो थीम है। तो हम थीम इंस्टॉल करते हैं। थीम के लिए हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस के ऊपर जाके थीम्स हैं और यहाँ पे हम थीम यूज़ करेंगे एस्ट्रा। तो ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे, वो हमारी रिपोजिटरी में इस वक्त नहीं है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एस्ट्रा और सर्च करूँगा और ये हमारे पास एस्ट्रा थीम आ गया। ठीक है, ये एस्ट्रा है। इसको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ये इंस्टॉल होने देते हैं। मैं थोड़ा सा इसका भी आपको इंट्रोडक्शन, एस्ट्रा थीम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। ये उनकी वेबसाइट है wpastra.com। इसके भी दो वर्जन हैं, प्रो और फ्री वर्जन। प्राइसिंग पे अगर क्लिक करें तो फ्री 0 का होगा और हमारे पास प्रो के जो है $41 पर ईयर के हैं। एजेंसी बंडल जो है 135 का है, जिसमें हम मल्टीपल साइट्स बना सकते हैं। इसके अंदर प्रो के अंदर हम एक ही साइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये इसके फीचर्स हैं कि फ्री उसके अंदर कौन सा है। ऑब्वियसली हम इसके फ्री वाले को ही यूज़ करेंगे। इसके ऊपर हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट्स का मतलब है कि ये जो साइट्स हैं ये बनी बनाई हैं। अगर हम एक्स्ट्रा थीम यूज़ करते हैं तो हम इन साइट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा समेत। एग्जैक्ट ये साइट आ जाएगी और फिर उसके अंदर हम चेंजेस करके उसको अपने डाटा से चेंज कर देंगे। और इसके अंदर कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे इन फ्यूचर के फ्री वालों को। मसलन ये फ्री है जिसके ऊपर ये एजेंसी लिखा हुआ है, ये पेड है। तो इधर से मैं इनको देखने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे सिर्फ फ्री वाली दिखाएं। तो ये यहाँ पे ये जो अब जितनी साइट्स नज़र आ रही हैं ये फ्री वाली हैं। तो इनको सिर्फ एक दो क्लिक से हम ये सारी साइट अपने पास अपनी साइट बना सकते हैं और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। इमेजेस चेंज कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है, ऐसा काम करना बड़ा फास्ट होता है। ये हम करके देखेंगे किस तरह। तो एक्स्ट्रा थीम जो है ये इनको कहते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स। एक्स्ट्रा थीम क्यों यूज़ करना चाहते हैं हम? इट इज़ द फास्टेस्ट थीम अवेलेबल फॉर वर्डप्रेस। यहाँ पे नीचे हमारे पास रिव्यूज़ भी लोगों के आए हैं। वर्डप्रेस वालों की अपनी रेटिंग, जिन्होंने वर्डप्रेस बनाया है उन्होंने इसको ये रेटिंग दी है, 4.8 की रेटिंग है। ठीक है, इधर कहीं पे हमारे पास स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स भी हैं और ये वो पेज बिल्डर हैं जिनके साथ एस्ट्रा कंपैटिबल है।
जिसमें से एलिमेंटोर हमने यूज़ करना है। उसके अलावा दूसरे ये कुछ और पेज बिल्डर्स भी हैं और टूल्स भी हैं, जो कि बेसिकली ये भी बिल्डर है, वो कॉमर्स शॉपिंग कार्ट है, ये CMS सिस्टम है। उसके अलावा ये मिनिमम लिखे हैं पॉपुलर वाले, और भी बहुत सारे उनके साथ। लेस देन 50 KB ये इसकी लाइटनिंग फास्ट होने की ज़रूरत है, और 0.5 सेकेंड के अंदर लोड होता है अगर आपने साइट में और कोई चीज़ें अभी ऐड नहीं की। ये उसकी स्पीड ग्रेडिंग है। पिंगडम इसको 100% स्पीड ग्रेड देता है, गूगल वाले इसको 95% स्पीड ग्रेड दे रहे हैं, और इस तरह इसकी डिफरेंट ये और ये हमारे पास उसके स्टार्टर टेम्पलेट्स, सी ऑल द साइट्स, कुछ साइट्स हैं जो इसमें बनी हुई हैं एस्ट्रा में। ये मुख्तलिफ जो लोग यूज़र्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं उनके ये रिव्यूज़ हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ी कमाल की यानी कि ऑप्शन है। बेसिकली बिल्डर में और थीम में फ़र्क ये होता है कि बिल्डर से आपने सारा डिज़ाइन करना है, थीम के पीछे फंक्शन है। मसलन क्लिक्स जो कर रहे हैं, आपका यूज़र किसी चीज़ पे, किसी कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो जो कोड रन होगा उसके फंक्शन के लिए वो थीम में है, और बिल्डर उसको डिज़ाइन करने में कि आपने लोगो कहाँ रखना है, आपने बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, एक उसके साइज़, एक कॉलम का साइज़ कितना रखना है, 3 कॉलम बनाने हैं, ग्रिड बनानी है गैलरी की, तो बिल्डर हमें उस चीज़ में हेल्प करता है। तो थीम हमारी फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है, और बिल्डर हमारी उसकी लुक एंड फील बनाने में हेल्प करता है। तो ये हमारा थोड़ा सा साथ साइड लेक्चर हो गया कि थीम और बिल्डर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम करते हैं एक्टिवेट, और ये हमारे पास एक्टिवेट हो गया। अब अगर मैं इसके फ्रंट एंड पे जाके इसको करूँगा तो अभी भी इसके अंदर हमने कुछ डाला नहीं, लेकिन अब उसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई, जो एस्ट्रा की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो आ गई। इसको हम अब डिज़ाइन को भी चेंज करेंगे, और इसके अंदर हम अपना कंटेंट भी डालेंगे जो वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी है। Of this session, we have cleaned up our WordPress for fresh start for our project. So we can start from point zero according to our requirement. No already built-in type of pages or posts should be there to disturb us. Next, we have discussed why we need a page builder and how it is going to help us designing different types of pages. We have discussed multiple type of pages, which can be, for example, gallery page or about us page and home page. Then at the end we have installed one of the best WordPress themes available, known as Astra theme. We have also discussed why Astra is one of the best themes.